श्री। मैं अनीता पांडे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर महाराजा हाता आरा से बोल रही हूँ। आज जो है ये हिंदी की कक्षा है, कक्षा सप्तम के लिए। टॉपिक है आपका, विषय वस्तु है अमरकंटक की यात्रा। यात्रा वृतांत है ये लेखक के द्वारा इसमें प्रस्तुत किया गया है। बहुत सारे लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है, विभिन्न तरीके का प्राकृतिक वातावरण में रहना, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वहाँ के जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और भी व्यापारिक क्या क्या चीजें वहाँ पे होती हैं, किस प्रकार उन लोगों की रोजी रोटी चलती है, ये सारी बातें जो है इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है। पाठ का नाम है अमरकंटक की यात्रा। अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही मनोरम रमणीय स्थान है। ये स्थान जो है धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी इसे माना जाता है। अमरकंटक पहुंचने के लिए बिलासपुर से कटनी जो रेल लाइन एक बिछी हुई है, वहां से रेल लाइन से पेंड्रा रोड स्टेशन एक है, वहां से फिर 40 किलोमीटर बस से सफर तय की जाती है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अमरकंटक, जो कि प्रकृति का बहुत ही सुंदर वातावरण है। वहां पे ताड़ के बड़े बड़े वृक्ष के जैसे वहां पे वृक्ष पाए जाते हैं, जंगली वृक्ष, और जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। और जब बस में आप बैठ के वहां पे पहुंचेंगे तो वो जो 40 किलोमीटर का सफर है, वो सफर जो है विभिन्न प्रकार के प्रकृति चीजों से भरा हुआ आपको नजर आएगा। बहुत सारे जंगली फूल, पौधे, वृक्ष और कल कल करते हुए जो प्राकृतिक नाले हैं, वो सब दृश्य जो है मन को एकदम मुग्ध कर देते हैं। वहां से आगे पहुंचकर जब हम 40 किलोमीटर का सफर तय करके बस के द्वारा पहुंचते हैं अमरकंटक में, तो वहीं पे सघन वृक्षों के बीच से एक कुंड निकलता है, और उसी कुंड से नर्मदा नदी जो है वो निकलती है वहां पे। तो और बहुत घना जंगल जो है वहां पे है, जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, वहां बहुत ही घना जंगल है। और उस जंगल का वर्णन जो है वो कालिदास ने भी अपनी मेघदूत एक है उनका बहुत बड़ा महाकाव्य है कालिदास का, तो उसमें उन्होंने इस का वर्णन किया है, इस जंगल का आम्रकूट। मेघदूत जो कालिदास का काव्य है उसमें आम्रकूट का वर्णन किया है। तो आम्रकूट, आम्र माने होता है आम, कूट माने होता है जंगल। तो आम और घने जंगलों का जो ये वन है, इसका नाम है आम्रकूट। कालिदास के जो महाकाव्य है, इसका जो पात्र है यक्ष, वो इस स्थान पे जब पहुंचता है तो यहाँ का वातावरण देख के मंत्र मुग्ध हो जाता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है देख के यहाँ का वातावरण जो है। और यहाँ पे आम और घने जंगलों का वर्णन है। भीतरी प्रदेश में कटीली झाड़ियां हैं और गहरे वन। और यहाँ पे 10वीं और 11वीं सदी के बहुत ही प्राचीन मंदिर भी हैं, जो कि कलचुरी राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। और इन मंदिरों को देखकर यहाँ के जो वो राजा थे, उनके कला प्रियता का भी पता चलता है कि वो कितने कला प्रिय थे। और इन मंदिरों को देखकर जो हम पैदल चल रहे थे जंगल में, तो इन मंदिरों को देखकर वो सारे जो है हमारी थकान जो है वो मिट गए, इतना मन जो है वो प्रसन्न हो गया देखकर। और फिर नर्मदा नदी की खोज में हम लोग और आगे बढ़े, लेकिन नर्मदा नदी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। आगे चलकर 5-6 किलोमीटर तक यह धारा जो है वो अदृश्य हो जाती है, कहीं भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन 5-6 किलोमीटर के बाद जो है यह कपिल धारा के रूप में वहां दिखती है, 5-6 किलोमीटर के आगे जाकर। तो कपिल धारा में जो है ये दूध की तरह इसकी धारा एकदम दिखती है, फेन की, दूध की फेन की तरह। तो एकदम स्वच्छ और साफ जल को देखकर मन जो है वो अत्यधिक और ज्यादा जो है थकान सारी मिट जाती है, और मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है वहां जाने के बाद। और 10 किलोमीटर के बाद कबीर चौरा नामक एक स्थान है, और यहाँ पे 2 पद चिन्ह बने हुए हैं। ऐसा विश्वास है कि कबीर दास जी जो है यहाँ पर अपने शिष्यों के साथ कुछ समय तक
रहे थे आकर, और यहाँ पे जो उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया था। कबीर चौरा नामक जगह है वहाँ पे। और अमरकंटक जो है बहुत विकसित जगह नहीं, एक छोटा बस्ती नुमा है, और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो गाय और भेड़ों का पालन करना। गाय भेड़ों का पालन करते हैं ये लोग, और उसके दूध को जो है उत्पादन करके और उससे अपनी रोजी रोटी का कार्य करते हैं, क्योंकि पहाड़ी स्थानों में बहुत ज़्यादा खेती योग्य भूमि नहीं होती है। पहाड़ी ढलाने हैं, उनमें कुछ छोटे छोटे खेत बने हुए हैं, तो उन खेतों में होता है मक्का, कोदो और राई की फसल तैयार होती है। मध्य प्रदेश का जो ये जगह है अमरकंटक, तो ये आदिवासी लोगों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध जगह है। आदिवासियों का समूह यहाँ पे रहता है। उसमें दो आदिवासी समूह जो है गोंड और बैगा, दो आदिवासियों का समूह है। तो गोंड जो है वो बहुत प्रतिभा संपन्न, पहले जो है वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे और थोड़े विकसित भी थे ये लोग। तो इन लोगों का कुछ समय तक वहाँ पे राज्य भी रहा है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान में इन लोगों का कुछ समय तक राज्य रहा है, गोंड जाति का। और गोंड में भी बहुत सारी अन्य प्रजातियां भी है गोंड की, लेकिन गोंड की एक जो मुख्य प्रजाति है वो राजगोंड जिनको बोलते हैं, वो काफी प्रगतिशील थे, और शेष अभी भी पिछड़े हुए हैं। और यहीं पे मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं का राज्य था, और रानी दुर्गावती ने नर्मदा के किनारे गढ़मंडला नामक एक राज्य की स्थापना की थी। उसी राज्य की वो शासिका थी। रानी दुर्गावती के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो मुंह से घोड़े की लगाम पकड़ती थी और दोनों हाथों से तलवार चलाती थी रानी दुर्गावती। तो गढ़मंडला नामक स्थान में उनका जो किला है वो आज सुरक्षित है वहां पे। अब आते हैं आदिवासियों के समूह के बारे में, जो मैं बता रही थी आप लोगों को कि गोंड और बैगा नामक दो आदिवासी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो गोंड जो है कुछ विकसित है, और बैगा जो है वो अभी भी पिछड़े हुए हैं और झाड़ फूक के द्वारा जो है वो कार्य करते हैं। तो उनके यहाँ बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो झाड़ फूक के द्वारा हो जाता है, बैगा जो प्रजाति है आदिवासियों की। और गोंड जो है वो विकसित है, लेकिन बैगा जो है उनके यहाँ जब शादी विवाह आयोजन होता है गोंड प्रजाति के यहाँ, तो बैगा को ही वो लोग पुरोहित के तरह पूजते हैं। तो जब शादी विवाह का माहौल होता है तो बैगा प्रजाति की पूछ जो है वहां पे बढ़ जाती है, क्योंकि उनके बिना उनका कार्य नहीं चलने वाला है। तो उनकी जो है वहां पे पूछ बढ़ जाती है, उनको ले जाते हैं अपने घर में, पुरोहित के समान जो है इज्जत सम्मान देते हैं। बैगा प्रजाति के जो पुरुष हैं उनसे स्त्रियां वहां की ज्यादा कार्य करती हैं। जितने भी कार्य होते हैं उनमें स्त्रियों की सहभागिता अधिक होती है। पुरुषों का जो वेशभूषा है वो एक छोटी सी लुंगी जो है वो बांधे रहते हैं अपनी कमर में। स्त्रियां भी उतने ही वस्त्रों से काम चला लेती हैं। बहुत ज्यादा वो लोग वेशभूषा धारण करने पिछड़ी जाती हैं। आदिवासियों की जंगल का स्थान है, तो वहां पे उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती उन लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। तो जो है उसी से वो लोग अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शाम के समय में वो लोग जो नृत्य गीत का कार्यक्रम अपना प्रस्तुत करते हैं आदिवासी समूहों में, तो वो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जो नृत्य प्रस्तुत करते हैं उनको क्या कहते हैं, उस नृत्य का नाम है कर्मा। कर्मा नृत्य जो है वो उन गीतों में, उन नृत्यों में वो लोग अपनी बातों को रखते हैं, अपनी जो जीवन शैली उनकी जो जैसी है, जैसा वो लोग क्रियाकलाप करते हैं, उन सब चीजों को वो लोग उसमें रखते हैं। कर्मा जो शैली है नृत्य की शैली, इसमें स्त्री पुरुष दोनों कमर में हाथ डाल के, आप लोग देखे होंगे टेलीविजन में भी, तो वो स्त्री पुरुष कमर में हाथ डालकर वो नाचते हैं साथ साथ और गाते भी हैं साथ साथ। तो इसमें उनकी अपनी जीवन शैली के गीतों के बोल रहते हैं। दूसरी शैली जो है वो है सैला। इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष आदिवासी नृत्य करते हैं। सैला पहला हो गया कर्मा जिसमें स्त्री पुरुष दोनों, दूसरा हो गया सैला जिसमें सिर्फ पुरुष आदिवासी नृत्य करते हैं, और तीसरी शैली जो है वो रीना शैली कहलाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां जो है नाचती हैं। तो ये तीन प्रकार हो गए। इसके बाद जो है वहाँ के लोगों का एक मुख्य मनोरंजन का साधन है शिकार करना। इस शिकार करने में आदिवासियों का शिकार आप जानते ही हैं कि तीर और धनुष, इसी के द्वारा वो शिकार कर लेते हैं। लेकिन उनका निशाना जो है एकदम अचूक होता है, वो कभी चूकता नहीं है। बहुत ही अचूक निशानेबाज होते हैं क्योंकि प्रकृति भरे वातावरण में रहते हैं और निशाना साधते साधते वो जो है
चुप बिछाना उनका हो जाता है। एक और उन लोगों का कार्य है कि तेंदू के पत्ते से वो लोग बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय है, समझिए तो लघु उद्योग जिसको कह सकते हैं, कि तेंदू के पत्ते से ये लोग बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं। तो ये जो है आपका पाठ जो है अमरकंटक की यात्रा, इसमें बहुत सारी मुख्य बातें थी जो मैंने बता दिया। और पुस्तक है सभी लोगों के पास, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इस पाठ जो ये है अमरकंटक की यात्रा, इसमें तो एक तो हमें प्राकृतिक वातावरण देखने के लिए मिला, बहुत सारा प्राकृतिक चीजों के बारे में जानने का, आदिवासी समूह के बारे में जानने का, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका मुख्य कार्य, किस प्रकार से वो अपनी जीविका चलाते हैं, अपने मनोरंजन के लिए वे लोग क्या क्या कार्य करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो है इस पाठ से हमें पता चलती हैं। आप लोग को भी घूमने का बहुत शौक होगा, बहुत सारे लोगों को प्रकृति वातावरण में रहने का, देखने का, नजदीक से जानने का जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो इस पाठ से आप लोग की जिज्ञासा बहुत कुछ शांत हुई होगी। और जो है मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं इसके लिए, इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ मैंने लिख लिए हैं। जैसे कि उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल माने होता है उद्गम माने जहां से वो वस्तु निकलती है, और स्थल माने स्थान। तो उद्गम स्थल माने निकलने का स्थान। दुर्गम जहाँ पे जाना अत्यंत कठिन हो, जहाँ पहुंचा न जा सके, जहाँ आसानी से न पहुंचा जा सके, तो वहां वो स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्गम स्थान। आम्र, आम्र जो है वो तत्सम का शब्द है, इसका हिंदी तद्भव होता है आम। वन्य माने जंगली, वन्य जीव कहते हैं ना, जंगली पशु। रमणीय मनमोहक, जो कि मन को बहुत सुंदर लगने वाला, सुंदर दिखने वाला। अदृश्य जो दिखाई न पड़े। इसके बाद है सहज माने सरल, जो आसानी से प्राप्त हो। परिश्रमी माने मेहनती, जैसे कि आप लोग हैं भैया बहन, आशा करते हैं कि परिश्रम करेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे ध्यान से, शब्दार्थ को याद कर लेंगे, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं लिख दे रही हूँ, उसको आप लोग गृह कार्य में बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है आप लोगों का, पाठ से संबंधित ही है यह प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि अमरकंटक जैसे किसी स्थान पे पर जहां आप गए हो उसका वर्णन करना है। उसका वर्णन करें, ये है आपका पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है आदिवासियों के जीवन के बारे में, जानकारी प्राप्त कर प्राप्त में मैंने अनुस्वार नहीं लगाया है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कमेंट करने लगते हैं आप लोग, दीदी जी प्राप्त लिख दी हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। और ये दो प्रश्न हैं पाठ से संबंधित, इनका जवाब आप लिखेंगे सुंदर अक्षरों में, शब्दार्थ को लिखेंगे और पाठ को एक बार पढ़ेंगे ध्यान से, तब उससे संबंधित और भी प्रश्न उत्तर जो है हम लोग करेंगे।
धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्रकृति के वातावरण में मैंने जो ले जाने का प्रयास किया है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।